नहीं आ रही। सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो सर, वॉइस नहीं सुनाई दे रही है। की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर, बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब सुन पा रहे हैं आप? Yes, sir. Now we can. ओके यस सर, यस yes, सर, sir. वॉइस आ रही है। ओके। हेलो, वापस कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
सर टेक्निकल इशू है क्या सर? आवाज नहीं सुनाई दे रही बिल्कुल। तो सॉरी, टेक्निकल इशू हुआ था। तो मैं आपको बता रहा था, कटिहार के बाद पूरा डार्कनेस पीरियड हो गया, बाहर से इन्वर्जन होने लगे। तो अपने इंडिया में थोड़ा टेम्पल सिस्टम बंद हो गया, शिल्पीकार को काम मिलना बंद हो गया। और तमिलनाडु या साउथ इंडिया में फिर भी काम चल रहा था क्योंकि वहाँ पर इन्वर्जन नहीं हुए थे। नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो गुजरात के एरिया में और राजस्थान एरिया में कुछ देर तक 12वीं शताब्दी तक टेम्पल बन रहे थे। लेकिन अगर आप दिल्ली या इनके आसपास के एरिया देखेंगे तो बिल्कुल ही नष्ट हो चुके थे। तो हम देखेंगे आज की टेम्पल की, अगर बिदेश्वर टेम्पल में अगर हम कहीं किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हम उनके जब चित्र देखते हैं तो हमें बड़े अजीब लगते हैं। लेकिन हम अगर ध्यान दें तो वो उस जमाने की कल्चर को दिखाते हैं, उस जमाने की कल्चर की फ्रीडम को दिखाते हैं। एजुकेशन सिस्टम उस टाइम फ्री था या नहीं, लड़कियों को पढ़ने की व्यवस्था थी या नहीं, कपड़े पहनने की फ्रीडम थी या नहीं, पूरी व्यवस्था को एक तरह से दिखाता है। डांसिंग प्रतिक्रिया, मतलब उसके बारे में अगर आप मेडिवल टाइम में आ जाते हैं तो आप पाते हैं कि घूंघट या पर्दा सिस्टम आ जाता है। तो आप अगर मेडिवल कल्चर पाएंगे तो उनमें पर्दा और घूंघट का सिस्टम पाते हैं, जो एंशिएंट कल्चर में आप नहीं पाते हैं। तो मैं आपको एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ, वो आपको मैं बताऊंगा अंत में क्या दिखाता है। तो हाँ, मैंने देखा। अगर हम कोई भी कल्चर देखते हैं तो हम उसमें क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं, क्या क्या आर्ट की चीजों से नोटिस करते हैं। वैसे तो मैं आपको आज बताता हूँ। टेम्पल चीजों में हम ये बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, तो बहुत कम लोगों के साथ मैं ये शेयर करता हूँ। तो इसलिए मैंने ये पीपीटी स्पेशली चेंज करी है। तो एक बार डॉक्टर प्रियांक जस्ट इंटर आप एक कल्चर देख रहे हैं जो पशुपति सील है हड़प्पन की, जो करीबन भारत की 7,000 साल पुरानी सभ्यता कह सकते हैं या उससे भी पुरानी सभ्यता है। और उसकी सिविलाइजेशन हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन से कंटिन्यूटी पर है। अगर आप उसके नीचे का जो निशान देख रहे हैं, जो ड्रॉ हुआ है, वो एक मथुरा के टेम्पल से मिला है। नंदी पद कहा जाता है इस सिंबल को, शिव से रिलेटेड है। बुद्धिज्म में इसे ट्री कहते हैं। तो जस्ट इंटर मैं आपको और भी इसकी सिमिलरिटी दिखाता हूँ। तो सातवाना के कॉइन्स में भी ये पाया गया है। एक सातवाना का कॉइन आपको दिख रहा होगा और उसी के नीचे हड़प्पन सील भी आपको दिख रही होगी। तो यस मार्केट, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी कंटिन्यूटी में रही है। और एक और दिखा दीजिए, जस्ट इंटरनेट सकते हैं। तो ये बुद्धिज्म का सिंबल है। सांची में इसको ट्रीयटन कहते हैं बुद्धिज्म में, और हिंदुज्म में नंदी पद कहते हैं। तो दोनों ही रिलेशन में सैव मत से बहुत बड़ा रिलेशन है। तो मतलब हमारी सिविलाइजेशन में काफी चीजें कंटिन्यू रही, लेकिन जब इन्वर्जन हुआ तब वो कंटिन्यूटी टूट गई। तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ आर्ट की दृष्टि से। जस्ट एंटर डॉक्टर भैया। ओके,
तो ये स्कल्पचर है आपके सामने एक ब्रॉन्ज का बना हुआ, ब्लैक रंग का। ये ललित आसन में इसमें पार्वती जी बैठी हुई हैं। इसको जो ये आसन है योग आसन, इसको ललित आसन कहते हैं। सामने मैंने मार्क भी कर रखा है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, दैट्स ब्लैक वन, नॉट अ ब्रॉन्ज, दैट इज ग्रेनाइट। ओके, ये जो स्कल्पचर है, दिस स्कल्पचर ये चोला ब्रॉन्ज का है। तो ये ललित आसन में बैठा हुआ है, पार्वती जी हैं। ये से पार्वती, गणेश, शिव जी ज्यादातर इसी मुद्राओं में बैठते हैं। तो हमें सबसे पहले स्कल्पचर की बैठने की तरीके को देखना पड़ता है, इसे हम ललित आसन कहते हैं। नेक्स्ट, जस्ट इनटू इट। तो नीचे आप देख रहे होंगे एक तांडव आसन है, सॉरी तांडव मुद्रा है। ये सिर्फ की डांसिंग मुद्रा है, जस्ट इनटू इट। तो आपको सामने ही शिव जी की डांसिंग इमेज दिख रही होगी, जो आपकी नटराज की डांसिंग इमेज है, जो तांडव मुद्रा को कहा जाता है। तो ये आपको आर्ट में चीज नोटिस करनी होती है, जो चोला ब्रॉन्जेस के हिसाब से दिखती है। जस्ट एंटर। ये जो आप मुद्रा देख रही हैं, ये सबसे खास मुद्रा है जो इंडियन आर्ट में आज भी चलती आ रही कंटिन्यूटी पर। इसे त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। इसका मैं आपको स्कल्पचर एग्जांपल देता हूँ। इंटर डॉक्टर, तो सामने वाली वो जो शिव की जिसमें डियर है, सॉरी इट इज विष्णु ओनली, हाँ, तो वो हाँ शिव है, लॉर्ड शिवा है साइड में, वो त्रिभंग मुद्रा में है। या दिस वन, दिस इन त्रिभंग मुद्रा, और वो उसका नेक्स्ट मुद्रा है। तो जस्ट इंटर इट। तो अगर आप सामने अगर देखेंगे, मैं आपको एक और मुद्रा दिखा देता हूँ। आप मोहनजोदाड़ो की एक स्कल्पचर देख रहे होंगे साइड में। मोहनजोदाड़ो का डांसिंग स्कल्पचर है, वो भी त्रिभंग मुद्रा में है। जब हम उसको पीछे से देखते हैं वो 3 भंग दिखते हैं इसके, लेकिन जब हम आगे से देखते हैं इसको, वो कठो विनस्त्र आसन में दिखता है। नीचे के जितने भी विष्णु के आसन है वो कठो विनस्त्र आसन है। जिसको डॉक्टर प्रियांक ने गोला करा है वो परशुराम है, एक्स लिख रहे, ये विष्णु जी हैं। तो कठो विनस्त्र आसन 2 तरह के होते हैं। जब आप 2 हस्त में करते हैं तो 2 हस्त लिखते हैं, एक हस्त में लिखते हैं तो एक हस्त करते हैं, तो 1 हैंड अकम्बो, 2 हैंड्स अकम्बो। तो आप देख रहे हैं वो डांसिंग गर्ल ने भी कंटिन्यूटी दिख रही है मोहनजोदाड़ो के इसमें, तो उसको कठो विनस्त्र आसन कहते हैं। तो जस्ट इंटर, हम बाकी के आसन भी देख लेते हैं। इंटर, ओके, ये बाकी के आसन है। तो आपके सामने एक विष्णु जी की आइडल दिख रही होगी टॉप पर, वो उसको सबंग आसन कहते हैं। विष्णु जी ज्यादातर इसी पोजीशन में खड़े होते हैं, और कठो विनस्त्र आसन उनका एक फेवरेट आसन में से एक है, जो मैंने आपको दिखाया था नीचे की तरफ की आइडल में। तो ये मेन आसन है। बाकी के आसन मैंने आपको लिखे हुए हैं, अभंग आसन और सबंग आसन। ये आइडल्स को अगर आप देखते हैं तो आप देखना पड़ता है वो किस तरह से खड़ी है। कुछ मुद्राएं बुद्धिज्म में भी है, वज्र आसन, कुछ योगिक क्रिया में भी है, जो आपको पता होगा योगिक आसन है, जो मैं आपके साथ कल भी डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंटेशन में और क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेरे ख्याल से हाथ के गेस्चर्स, हाथ के निशान। तो मैं आपको, आप सबसे पॉपुलर जानते होंगे नमस्ते मुद्रा या अंजलि मुद्रा। जब आप वेलकम करते हैं या किसी भी एनर्जी को वेलकम करते हैं तो नमस्ते मुद्रा है। ये जो आप बाकी मुद्रा देखते हैं, ये आप कहीं अगर आप जाएं तो भारत में डांस में ये कई मुद्राएं अवेलेबल हैं, और इंडियन टेम्पल्स में ये कई बार हमें मुद्राएं दिखाई देती हैं। तो ऊपर वाला मेरे ख्याल से सेंटर वन, ऊपर वाला वो माउस का है, नहीं सॉरी, वो दिस वन इज माउस, आई थिंक सो। एंड ये डियर का है, और एक नीचे वाला डाउनवर्ड, जस्ट डाउनवर्ड इज मछली का है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, या। एंड दिस इज स्नेक, दैट इज स्पैडो, ये स्पैडो का है, एंड दैट इज नागराज। You can enter it if you want to see a name. So इन चीजों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड इनके बारे में जानते हैं तो मुझे उन्हीं से पता चला है। तो ये मेन मुद्रा आप डांसिंग पोज में देखते हैं, और हिंदू टेम्पल्स में भी
नोटिस करते हैं, बिडेश्वर टेम्पल में पूरी रिसर्च करी गई है, 108 मुद्राएं पाई गई हैं। टोटल मिलाकर देखा जाए तो 64 स्कल्पचर्स टेम्पल्स के स्टडी करे गए हैं, जिसमें से आहोल टेम्पल है आपका, कैलाशनाथ टेम्पल इन कांचीपुरम है, एंड आपका एक बिडेश्वर टेम्पल है, और फिर ओडिसी डांस का आपको कोणार्क के टेम्पल, मतलब ओडिसी टेम्पल्स का आपको पूरा कलिंगा टेम्पल्स में आपको ओडिशा डांस मिल जाएगा। तो हम जस्ट एंटर करते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरी बिडेश्वर टेम्पल या चोला टेम्पल्स की इमेजेस हैं नीचे वाली। तो वो एक डांस प्रतिक्रिया डांस को दिखा रही है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं। नटराज जो गॉड हैं और जो कृष्ण जी हैं वो डांस के ही गॉड माने जाते हैं। कृष्ण जी लीला वाले डांस के, और नटराज जी डांस के फॉर्म में, नटराज और नटेश। तो हम जस्ट इंटर, तो ये सब मैंने बताया आपको। तमिलनाडु में पहला जो मंदिर था बिडेश्वर, राजा चोल ने बनाया था। और डांस के बारे में हमें नृत्य शास्त्र से पता चलता है। ये भारत मुनि की लिखी हुई किताब है। इसको हम डेट तो नहीं कर सकते आर्कियोलॉजी के हिसाब से, कुछ कहते हैं लोग वैसे 5000 साल पुरानी कंपोज हुई है, लेकिन फिर हम आर्कियोलॉजी में देखें तो इतना पीछे जाना हमारे लिए खुद मुश्किल है। तो ये कब कंपोज हुई थी तो मेरा कहना बड़ा मुश्किल है। तो जब नृत्य शास्त्र का एक श्लोक ये बताता है कि आपकी आंखें जहां खींचती है, जहां हस्त खींचते हैं, तो वही रस है, ब्यूटी है, सेंसियस ब्यूटी है। आपके हिसाब से सेंसियस ब्यूटी अलग है, मेरे हिसाब से अलग है। जैसे कृष्ण जी थोड़े काले दिखते थे, लेकिन वो माता यशोदा जी के लिए बड़े सुंदर थे। तो ये उसी चीज को मतलब हर एक की डेफिनेशन ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। सो ये नृत्य शास्त्र का पार्ट है। और डांस के बारे में मैंने आपको कुछ फॉर्म्स दिखाए हैं, तो जस्ट एंटर। तो अगर मैंने आपको ये चीज क्यों बताए, क्योंकि ये टेम्पल में आप अगर कभी जाइए बिडेश्वर टेम्पल में तो ये चीज नोटिस करना। तो अगर आप ऊपर की एक इमेज देख रहे हैं, कुछ लोग चोला टेम्पल में यही इमेज देखने आते हैं साइड वाले, तो एक गर्ल जिम्नास्टिक कर रही है साइड में। आप देखिए, एक पाँव उसका नीचे जा रहा है और उसकी पीछे वाली गर्ल का पाँव ऊपर जा रहा है। कभी आप देखते हैं ना कि डांसिंग गर्ल डांस कर रहे थे, उनके 4 हाथ हो जाते, कभी 6 हाथ हो जाते, तो उनके पीछे बाकी गर्ल्स भी होती हैं, तो उसके कारण 6 हाथ हो जाते हैं। और तो ये जिम्नास्टिक को दर्शा रहा है। तो इंडिया में पुरानी टाइम में जिम्नास्टिक, रेसलिंग, डांस, ये सब हमें टेम्पल में नजर आता है। हॉस्पिटल मतलब आयुर्वेद सिस्टम, जो मंदिर में आजकल बिल्कुल ही बंद हो गया है, एजुकेशन सिस्टम। तो ये सब फ्रीडम चीज मैं आज आपको दिखाना चाह रहा था। अब हम आते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर पर, बिडेश्वर टेम्पल आर्किटेक्चर पर। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो हम मेन चीज देख लेते हैं। मैंने आपको वैसे भी बता दिया 108 है इसमें, 88, और ये डांस के कर्नास का फॉर्म होता है। भाव और मुद्रा भी आपको पता ही होगा, जिनमें डांस मेनली सीखा होगा उनको पता होगा भाव और मुद्रा के बारे में। इनके बारे में, मेरी डांस के बारे में ज्यादा रुचि नहीं है मेरी, हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है डांस देखने का। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टेम्पल है ये तमिलनाडु में है, थंजावर चेन्नई एरिया में। तो ये मैंने रफली मैप दिया है। तो मैं आपको बता दूं, टेम्पल को राजा चोल ने इसकी फाउंडेशन ली थी, फिर राजेंद्र चोल ने इसको मेनली बनाया था। इसको दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, तो बिडेश्वर टेम्पल को। तो हम बिडेश्वर टेम्पल पर फोकस करेंगे, गंगाई चोलापुरम वाला। तो मेनली हम इसकी हिस्ट्री पर जाते हैं। तो ये हिस्ट्री है 1000 से शुरू होती है। हमें चोला डायनेस्टी का अर्लीस्ट नेम हमें अशोका इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है, लेकिन वो अर्ली चोला डायनेस्टी है, जिसके बारे में हमारी कोई नॉलेज नहीं है। और आप इस पर अगर ध्यान दीजिए, ये आज की चोला या तमिलनाडु की संस्कृति से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि चोला डायनेस्टी भारतीय सभ्यता में मतलब महाभारत या रामायण से कनेक्शन लेते हैं अपना मेनली।
और इनकी मेन जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन थी वो तमिल थी, तमिल ब्राह्मी, लेकिन जो उनके कोर्ट सिस्टम में जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। तो राजा चोल का जो पहला जो कुछ अचीवमेंट है, तो उनने संस्कृत अपने कोर्ट में डाली थी, एक ऐसा अपने कोर्ट सिस्टम में। तो हम आगे चलते हैं। Just shifted on. It is about just temple information. I will give it later on. Okay. ये टाइमलाइन है। पहले राजा चोल ने टेम्पल की फाउंडेशन लेट करी। मैंने नीचे टाइमलाइन दी हुई है। फिर आपका राजेंद्र चोलम में करा बिडेश्वर टेम्पल, इसलिए इसको राजा राजेश्वरम टेम्पल भी कहा जाता है। और उन्होंने गंगा तक साम्राज्य बढ़ा दिया था, तो गंगा ही चोलापुरम भी कहते हैं। और उन्होंने थोड़ा उड़ीसा तक भी आक्रमण करा था और श्रीलंका तक, नॉर्थ साउथ इंडिया तक एम्पायर उन्होंने फैला दिया था। अभी मैं रिसेंटली पढ़ा था, तो एक राजा चोल की एक साइट भी मिली है आर्कियोलॉजी में। मैंने ज़्यादा पढ़ा तो नहीं उसके बारे में, लेकिन उसका चोला टेम्पल से कनेक्शन है, तो मैं चाहता हूँ आप उस साइट के बारे में पढ़ना एक बार जाके। तो हम आगे चलते हैं। तो ये बिडेश्वर टेम्पल है, बिडेश्वर टेम्पल का कॉम्प्लेक्स। तो मैं आपको उसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। वैसे मैंने नोट कर रही है आगे, लेकिन मैं अगर आपको अभी नहीं बताऊंगा तो आप आगे नोट ना करें, क्या पता। जो इसका विमान है वो करीबन इतना बड़ा है, तो मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 217 फीट बड़ा है। मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे बना है पूरा। और जो ऊपर का जो कुंभकोणम है, जो अमलक जैसा दिख रहा है, उसको कुंभकोणम कहते हैं साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में। कुंभकोणम 81 टन का है, 81 टन का। तो आप ये सवाल उठाएंगे कि इतना ऊपर ये रखा कैसे गया। और ये जो पूरा टेम्पल का अंदर का पार्ट है, अंदर से हॉलो है, और ये इंटरलॉकिंग टेक्निक से बना है, पजल फॉर्मेट से, और ये पूरा ग्रेनाइट से बना है। और इसके जो आसपास के एरिया है 60 किलोमीटर में ग्रेनाइट अवेलेबल नहीं है। तो मैं थोड़ी मिस्ट्री हटाता हूँ, ये टेम्पल कैसे बना है, क्योंकि आप पे इसमें अभी एक सवाल बन गया होगा, तो मैं सवाल का जवाब अभी खत्म कर देता हूँ। ऊपर का ये जो कुंभकोणम देख रहे हैं आप, वो करीबन कहते हैं हाथी की स्लाइड से एक स्लाइड बनाई गई, करीबन उसमें हाथी और घोड़े का यूज करके इस कुंभकोणम को लाया गया, ग्रेनाइट स्टोन को 81 को, और फिर इसको ऊपर रखा गया। ये राजेंद्र जी ने लगाया। और जो आप 217 फीट का शिखर देख रहे हैं नीचे का, वो पूरा ग्रेनाइट से काट के बना है। उस टाइम ग्रेनाइट की प्रतिक्रिया बढ़ गई थी। तो मेनली इस टेम्पल में अगर आप नोटिस करें, जो मैं इसके आगे शिवलिंग दिखाऊंगा, तो उसके पीछे आप 2 हाथी पाए जाएंगे। तो आज भी कुछ तमिलनाडु मंदिर में हाथी का शुभ माना जाता है रखना। तो टेम्पल्स में हाथी का यूज होता था। अगर आप खजुराहो टेम्पल्स में देखिए, ह्यूमन लेबर का यूज हुआ था जितने भी नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में। लेकिन आर्कियोलॉजी में कहते हैं कि हाथी को इंसान ने कभी पाला नहीं है, लेकिन अपनी इंडियन सिविलाइजेशन ने हाथी पालना हड़प्पन सभ्यता से शुरू कर दिया था। कुछ एविडेंस मिलते भी है, कुछ लोग मानते भी, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो मैं कहूँगा अलेक्जेंडर की मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमें, रिटन रिकॉर्ड्स में हमें मिलता है कि हम हाथी को पालना शुरू कर दिया था, या डोमेस्टिकेट, या आप ट्रेन कह सकते हैं आर्कियोलॉजी की भाषा में। तो ट्रेन करना शुरू कर दिया था। तो उनकी हमने पावर से, एनिमल पावर से या हॉर्स पावर से हमने ये पूरा मंदिर बनाया, बड़े बड़े मंदिर बनाए। कौन सी दीवार कहाँ लगेगी, पूरी हमने पावर का यूज किया। तो हम अब देखते हैं शिवलिंग पर फोकस करते हैं, शिवलिंग के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये वैसे आपको आर्ट की दृष्टि से बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक शिवलिंग एक सिंबोलिज्म है, एक फायर सिंबल का। अथर्ववेद में एक युपा स्तंभ आता है, जो धरती के बीचों बीच एक स्तंभ है, स्वर्ग की तरफ, मतलब हेवन की तरफ जाने का रास्ता है कहते हैं। और जब आपकी आत्मा फायर पिलर में बदलती है, तब वो शिवलिंग का रूप लेती है। तो इसलिए उसका ऊपर का पार्ट लिंगा भी कहलाता है, और नीचे का पार्ट यूनि कहलाता है, क्योंकि आप कई यूनि क्रॉस करके एक आत्मा में, मोक्ष आत्मा में बनते हैं। मतलब आप मरने के बाद आपको सीधे मोक्ष नहीं मिलता, आपको कहीं अच्छे कर्म के बाद मोक्ष मिलता है, तब जाके आप एक शिवलिंग में मिल जाते हैं। तो ये एक शिवलिंग का आप नीचे से पूरा एवोल्यूशन देख रहे हैं।
तो नीचे ब्रह्म भाग होता है, अगर आप देख पा रहे हैं, ऊपर विष्णु थोड़ा सा और ऊपर शिवा। इसकी एक कहानी भी है, मैंने वैसे नोट नहीं करी, मैं बता देता हूँ। मतलब मैंने इस टेम्पल में एक कहानी भी है, मैंने उस कल्चर नहीं दिखाया, मतलब मैं नोटिज्म के लिए बता देता हूँ। सैफ पुराण में हमें एक स्टोरी मिलती है कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी लड़ाई करते हैं कि इस धरती का क्रिएशन किसने किया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने किया है, विष्णु जी कहते हैं मैंने ही ब्रह्मा जी को जन्म दिया है, तो क्रिएशन तो मेरे द्वारा ही हुआ है। तो शिव भगवान जी अपनी फायर या शिवलिंग को दिखाते हैं, और फर्स्ट जो रोशनी आती है उसी को शिवलिंग का अपीयरेंस या ओरिजिन कहा जाता है। और उसमें ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि मैंने धरती यूनिवर्स का छोर देख लिया, मतलब एंडिंग पार्ट देख लिया है। यूनिवर्स इज नेवर एंडिंग एज पर दी इंडियन लेजेंडरी। तो यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है, लेकिन लॉर्ड ब्रह्मा झूठ कहते हैं। तो उनका जो फूल होता है कमल, तो वो कभी शिव को समर्पित नहीं होता। और एक और फूल होता है के से है, आई थिंक सो, केतकी कहते हैं, तो उसको वो समर्पित नहीं होता है। और विष्णु जी अपना बड़ा रूप लेते हैं, नदी के अंदर जाते हैं, नदी के द्वारा शिव जी का अंत ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उनको पूरी यूनिवर्स का कोई एंड नहीं मिलता। तो शिवलिंग एक यूनिवर्स की फॉर्म को भी दिखाता है। तो शिवलिंग क्या समर्पित करता है? तंत्र विद्या में इसका अलग सिंबोलिज्म है। जो यूनि और लिंग का सिंबोलिज्म मैंने जो आपको समझाया, वो तंत्र का सिंबोलिज्म है। एक किताब अब अगर आप लिखना चाहते हैं तो आयुर्वेद पर एक किताब, तंत्र विद्या पर एक किताब है डेविड फ्रॉली की, जो मैंने आपको समझाया, फ्रॉली सर जी की किताब है। जिनने इनका नाम नहीं सुना तो मैं डेविड फ्रॉली बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड है तो मैं तो फ्रॉली सर ही कहता हूँ। फ्रॉली पैराडॉक्स इनकी एक फेमस थ्योरी भी है। अगर आपने कभी आर्यन इन्वर्जन थ्योरी के बारे में सुना हो तो फ्रॉली पैराडॉक्स एक फेमस थ्योरी है इनकी। जस्ट शिफ्टेड द स्लाइड, इंटरनेट। तो नीचे बिडेश्वर शिवलिंग है। तो अगर आप पीछे की ड्राइंग देख रहे होंगे तो आपको हाथी नजर आ रहे होंगे दो पेंटिंग्स में। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स भी हैं, कुछ नायका टाइम की है, कुछ चोला टाइम्स की है और कुछ मराठा टाइम्स की भी हैं। तो इस टेम्पल ने हाथी कंटिन्यूटी पर रहा, मतलब एलिफेंट का यूज होता रहा। तो वहां पर हम टेम्पल्स का मेन चीज देखेंगे। बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आज की पावर पॉइंट के बारे में। तो पहले हम टेम्पल कॉम्प्लेक्स देखते हैं। तो जस्ट एंटर, ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। तो मैं आपको एक शॉर्टली चीज बता देता हूँ। यहाँ पर एक नंदी कॉम्प्लेक्स है, नंबर 4 आपको नंदी कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है, नंबर 4। तो यहाँ पर जो नंदी है वो कुल मिलाकर 13 फीट की है। अगर किसी को नॉलेज के हिसाब से चाहिए तो 13 फीट की नंदी है। मैं अंत में बताऊंगा इसको कैसे कार्व करा गया है। 13 फीट की नंदी है। पहले भी बता चुका हूँ, विमान 217 फीट का है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे बन रहा है, या मैंने आपको बताया भी था वैसे। और 81 टन का आपका कुंभकोणम है। और ये जो पूरा मंदिर है ये रथ के समान है, मैंने अभी भी आपको बता रहा हूँ। नंदी का पूरा जोड़ के रथ के समान एक टेम्पल है। इसमें दो के करीबन गोपुरम है, 2 गेट्स हैं मेनली। और जो आप दीवार देख रहे हैं, हाँ ये 2 गोपुरम है। और जो आसपास की आप जो दीवार देख रहे हैं वो मराठास ने बनाई थी, नहीं उसके पहले वाली जो फर्स्ट वॉल, हाँ ये मराठास की बनाई गई वॉल्स हैं। तो इस टेम्पल को किले के रूप में भी यूज किया गया है। तो अगर आप टेम्पल में, आज तो पता नहीं, लेकिन पहले तोप के गोले रखे जाते थे साइड में, तो उससे किले की तरह भी आगे जाके यूज किया गया था। तो ये मराठा टाइम में किले की तरह भी यूज हुआ था। तो ये इसके मेन कॉम्प्लेक्स है। चोला टाइम में और भी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन वो चोला टाइम के नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो हम टेम्पल के मेन पार्ट बेसिक देख लेते हैं, वैसे मैंने आपको बताए हैं। ऊपर का पार्ट कुंभकोणम या कलश भी कहते हैं नॉर्थ इंडियन के हिसाब से लोग, कुछ नॉर्थ इंडियन ऑथर कलश भी लिख देते हैं। सिक्कड़ वाला पार्ट विमान कहलाता है, सिक्कड़ वाला पार्ट विमान कहलाता है। तो कुछ लोगों ने नॉर्थ इंडियन ने विमान लिखा हुआ है। गला वाला पार्ट ग्रह कहलाता है, मंदिर का गला वाला पार्ट तो ग्रह कहलाता है।
फिर इस टेम्पल को दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, तो वो मैंने लिया हुआ है। अंदर से पूरा हॉलो है। को एक प्रतिक्रिया होती है जिससे आप टेम्पल को जोड़ते हैं। को वैसे दो प्रतिक्रिया में आता है, एक जब आप पजल फॉर्मेट में जोड़ते हैं, एक जब आप सुर्खी लगा के जोड़ते हैं। तो ये पजल फॉर्मेट में जोड़ा है, इसको इंटरलॉकिंग टेक्निक कहते हैं। यह मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इंग्लिश में इसका जो नाम है हड़प्पन बाउंड या इंग्लिश बाउंड टेक्निक भी कहते हैं। तो आप इसके ईस्ट की तरफ ये टेम्पल से है, पूर्व दिया हुआ है, और नंदी मंडप आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर मैंने आपको बताया करीबन 13 फीट की नंदी है। चित्रगृह आपको नजर आ रहा होगा, जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है। चित्रगृह शिवलिंग के जस्ट पास में पेंटिंग्स बनी हुई है। तो पहले मंदिर में चित्रगृह का मतलब चित्रशाला, चित्रगृह। तो आप समझ लीजिए म्यूजियम जो आप समझते हैं भाषा में, पुराने जमाने के जो म्यूजियम होते थे भारत में कहते हैं, वो चित्रगृह या चित्रशाला से ही प्रभावित है। आर्ट गैलरी होता है इंग्लिश में मतलब, या पेंटिंग गैलरी भी कहते हैं। तो ये हर एक टेम्पल्स में चित्र गैलरी होती थी, तो लेटर ऑन टेम्पल्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और भी इसकी टेम्पल की खासियत। ये भारत का सबसे विशाल टेम्पल है। बृहदेश्वर टेम्पल का मतलब ही बृहत वर्ड से बना है, माने कि सबसे बड़ा टेम्पल। राजा चोल ने इनको बनाया था, शिव के बड़े भक्त थे वो, तो शिव के टेम्पल को बनाया था। जस्ट डॉक्टर नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने आपको इसका दिखाया है, एक इमेज दी है जिसमें आपको पूरा वो दिया हुआ 217 फीट का पूरा विमान है। अगर आप मार्क है 81 टन्स का कुंभकोणम है। तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था ब्रीफली, मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था। इमेज देख के आप चौंक जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया था। इमेज देख के मैंने इसलिए बता दिया था आपको। तो आप ये बेसिक नोट कर सकते हैं अगर देखना चाहते हैं। ये टेम्पल यूनेस्को में इसीलिए जाना गया है क्योंकि ये इतना बड़ा टेम्पल अभी 1987 में इसको नोट किया गया है। तो उसकी मेनली हाइट की वजह से और साइज की वजह से। ये पूरा टेम्पल ग्रेनाइट को काट के बना है। तो हम आगे देखते हैं। तो ये टेम्पल का एक मैंने आपको अंदर का चित्रण और प्लान दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं अंदर शिवलिंग है, और अंदर की तरफ टेम्पल का अगर आप एरिया देख रहे हैं तो पूरा हॉलो है, इंटरलॉकिंग टेक्निक से बनाया हुआ है, पजल फॉर्मेट से। और जहां पर शिवलिंग रखी हुई है वो पूरा एरिया हॉलो है। इसकी शिवलिंग चिदम्बरम टेम्पल से कंपेयर करी जाती है। और यहाँ पर एक वाटर टैंक बनाया गया था, तो कहते हैं इसका पानी गंगा से लाया गया था, तो उसको गंगा चोला टैंक भी कहते हैं, गंगाई चोला टैंक या गंगाई टैंक भी कहते हैं। तो हम नंदी देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये टेम्पल का पूरा अंदर का जो एरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया हॉलो है। तो मैंने मार्क भी कर रखा है। सो नेक्स्ट स्लाइड जस्ट। सो ये जो नंदी है ये टोटल मिलाकर 13 फीट की है। एक इसका वीडियो भी है, हम वो भी शेयर कर देंगे। तो यूनेस्को में बनाया है इसका। तो नेक्स्ट इंटर जस्ट डॉक्टर नो जस्ट बैक साइड बैक ओके इंटर। तो आप एक स्टोन देख पा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक स्टोन दिखाया था। तो ये स्टोन कैसे काटे जाते थे मैंने सवाल बताया था। तो अगर आपको कभी स्टोन कटिंग के बारे में जानना हो, मंदिर के 60 किलोमीटर के बाद 60 किलोमीटर के बाद ये स्टोन मिला है, जहां पर जिससे पता गया था कि ग्रेनाइट कैसे काटा जाता था। तो ग्रेनाइट काटने के बैक साइड है, जस्ट बैक मैं बता रहा हूँ। ग्रेनाइट काटने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है। एक वुड का यूज करना, एक पानी का, और एक मेटल का यूज करना। तो पहले मेटल से निशान बनाते थे कहाँ कहाँ काटना है, फिर जब छोटा सा छेद बना के वुड को डाला जाता था। वुड हिंदी में लोग उसको बांस पोषण भी कहते हैं। तो डालने के बाद उसमें पानी डाला जाता था। तो अगर आप रॉक कट टेम्पल बना रहे हैं तो उसमें गर्म पानी डालते थे, और अगर आप सिंपल टेम्पल बना रहे हैं मतलब तो उसमें ठंडा पानी डालते थे। और वो ठंडा पानी जब पेड़ धीरे धीरे ऑब्जॉर्व करता था
तो धीरे धीरे ऑब्जर्व कई दिन लगते थे और वो पत्थर टूट के अलग हो जाता था। फिर उसको तोड़ के स्कल्पचर वाले उनका स्कल्पचर बनाते थे या आकृति दिया करते थे और उसको ह्यूमन पावर के द्वारा या एनिमल पावर के द्वारा शिफ्ट करते थे। तो लकड़ी एक्सपैंड करती है, अगर आपको पता हो, पानी, अगर मैं साइंटिफिकली बता दूं, पानी के द्वारा एक्सपैंड करती रहती है तो उसके द्वारा पत्थर टूट जाता है। तो ये चीज हमें खजुराहो के टेम्पल्स में भी मिलती है। मेरा एक दोस्त है, उसने खजुराहो टेम्पल्स में भी ढूंढा है। तो और हमें एक भोपाल का मंदिर है, वहां पर भी मिलती है, भोजपुर टेम्पल, जहाँ पर वर्ल्ड की, इंडिया की सबसे बड़ी शिवलिंग है, जिसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा। और एक बिडेश्वर टेम्पल में भी है, चोला टेम्पल में, जो मैंने आपके सामने दिखाया है। तो डॉक्टर प्रियांक जस्ट इंटर। तो हम कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो मैंने आपको दर्शाया हुआ है कि इंडियन सभ्यता में क्या क्या एलिफेंट एंशिएंट टाइम से हॉर्स पावर या एलिफेंट पावर का यूज होता रहा है। तो जैसे कि हमें अर्ली टाइम में ही, मॉडर्न टाइम, नंद के टाइम में ही हमें बायोग्राफी में मिल जाता है 80,000 के करीबन जस्ट हॉर्सेस दर्शाए हुए हैं एंड बैटल फोर्सेस एंड एलिफेंट्स। एंड देन मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने बताया था कि चोला टेम्पल्स में हमें हॉस्पिटल्स के भी एविडेंस मिलते हैं। तो न्यूज़पेपर में इसका आर्टिकल पब्लिश हुआ है। करीबन 1100 साल हो गए हैं टेम्पल के। एक पेरुमाल टेम्पल है जहाँ पर हॉस्पिटल के एविडेंस मिले, और इसका एक पेपर भी रिलीज हुआ है जिनने हॉस्पिटल की जगह वर्ड आयुर्वेद मेंशन करा है। तो मैं आयुर्वेद ही मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि मंदिर में आयुर्वेद सिस्टम पूरा ही बंद हो गया है और आज आयुर्वेद भी बंद हो गया है। तो दिस इज आयुर्वेद सिस्टम। अगर आप आयुर्वेद के बारे में और जानना चाहते हैं तो कभी आप घर से बाहर निकलिए, एक मंदिर है हर जगह फेमस, तो आपने कभी सुना होगा शीतला देवी टेम्पल। तो शीतला देवी आयुर्वेद से बहुत बड़ा कनेक्शन रखती है। उनके एक हाथ में नीम होता है और शीतला वैक्सीनेशन से भी कनेक्शन रखता है। तो आप कभी इसके बारे में पढ़िए। मैं हर चीज आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका लिंक पे हर चीज आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज की प्रेजेंटेशन बिडेश्वर टेम्पल पर इतनी थी। तो जस्ट अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वारी हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लगता है आज किसी की कोई क्वारी नहीं है, तो आज का हम सेशन यही खत्म करते हैं। इसका वीडियो लिंक हम आपको भेज देंगे। कल मिलेंगे 6 बजे। हाँ सोन जी। सर मेरा एक कंफ्यूजन था। हाँ सवाल। सबसे पहले सर गोपुरम, मतलब डबल गोपुरम मंदिरों में चोला पीरियड से बनाया गया। सर वापस पूछेंगे, थोड़ा सा आवाज वॉइस ब्रेक हुआ था। सर मैं कह रहा था कि सबसे पहले डबल गोपुरम साउथ इंडियन टेम्पल्स में चोला टाइम से बनाया गया। हाँ, तो ये ब्रिजेश्वर इकलौता है या फिर इसके अलावा और भी जो है कि चोला टेम्पल है जिसमें डबल गोपुरम की मतलब उदाहरण है, एग्जांपल है। आपका पूछना है चोला टेम्पल्स में और भी टेम्पल्स हैं या नहीं है? तो चोला टेम्पल में और भी टेम्पल है। मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, एक अरेटेश्वर है शायद से, हाँ अरेटेश्वर, और एक कोई डी से दसर दया अवतारम करके मैंने आपको एक साइड दिखाई थी शुरुआत में। तो वो फेमस, ये 3 फेमस है विद इन तंजावर एरिया में। और अगर आप इसकी लेटर डायनेस्टी देखें चोला की, तो एक हमीर डायनेस्टी भी है जो इंडोनेशिया की तरफ है। तो इंडोनेशिया की टेम्पल में भी इनके इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, तो कंबोडिया टेम्पल्स में। तो कई लोग उन पर भी रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी टेम्पल्स में भी आपको इनकी सिमिलैरिटीज पाई जाती है। सर वो मेरे कहने का मतलब ये था सर कि डबल गोपुरम मिल रहा है, ऐसे डबल गोपुरम सभी टेम्पल्स में चोला के। हाँ, ये साउथ इंडियन टेम्पल्स में गोपुरम इंट्रोडक्शन में ही मतलब बता दिया था कि गोपुरम गेट होता है
दो टेम्पल्स, तो इसमें से अगर बिदेश्वर टेम्पल को अगर मैं चोला टेम्पल्स को हटा दूं तो मीनाक्षी टेम्पल भी है एक साउथ में, वहां पर 4 गोपुरम है जहां तक मुझे पता है। तो यहाँ पर 2 गोपुरम है और वहां पर 4 गोपुरम है। वैसे तो लोग कहते हैं उसके दरवाजे भी बहुत ज्यादा है, तो ये गोपुरम मुझे इतना पता है 4 है वहां पर। सर इसमें गोपुरम की भी कोई काउंटिंग होती है क्या कि 2 होने चाहिए या 5 बनाए गए हैं या ऐसा कुछ? इस पे कोई काउंटिंग नहीं होती, लेकिन बिदेश्वर टेम्पल में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कैसा कौन सा ऐसा जो टेम्पल है इंडियन सिविलाइजेशन में जहाँ पर 2 गोपुरम है, तो मुझे उस चीज से याद हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई काउंटिंग नहीं होती, लेकिन आपको आर्किटेक्चर की दृष्टि से देखना पड़ता है कितने गेट्स हैं, कितनी दीवार लंबी है, कौन सा साइज कितना है, कितने वो सब है, तो वो सब नोट करना पड़ता है। सर इसमें कोई जो अपना शिखर होता है, शिखर से और गोपुरम की हाइट का भी कोई रेशियो रहता है या ये रैंडमली कैसे बनाया जाता है? मतलब इसका कोई रेशियो नहीं रहता। वैसे इनके यहाँ शिखर नहीं कहा जाता है, इनको विमान कहा जाता है, क्योंकि ये पिरामिडिकल शेप में होते हैं या विमान शेप में होते हैं। तो आप साउथ इंडिया में विमान बोलते हैं, वैसे तो आप शिखर भी बोल देते हैं, कुछ लोग नॉर्थ इंडिया वाले शिखर भी बोल देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकी कोई हाइट और साइज नहीं है, रेशियो नहीं। ना ही रेशियो है। इस टाइम में इसलिए बड़े बने हैं क्योंकि मैंने आपको बताया एलिफेंट पावर का यूज किया गया है। तो किसी का और कोई सवाल? सर गोपुरम तो बेसिकली अगर अपन देखें तो साउथ इंडियंस में है या फिर उड़ीसा के मंदिरों में है, बाकी अपने इधर नॉर्थ इंडिया में तो कहीं पे भी? उड़ीसा के टेम्पल में भी है। एक टेम्पल में मैं गया हूँ, वहां पर है, उसको मुक्तेश्वर टेम्पल कहते हैं। तो उसका गोपुरम तो नहीं कहते लोग उसको, लेकिन देखा जाए तो वो गोपुरम नहीं कहलाता, वो तोरण कहला जाता है। तो वो जो उसका आउटर तोरण कहलाते हैं, तो उसको गोपुरम मतलब कोई भी गेटवे जब आप बाहर की तरफ बनाते हैं मंदिर के, तो उसको गोपुरम कहा जाता है। अपने नॉर्थ इंडिया में तो कहीं नहीं है ना सर इसका? कहीं पे नॉर्थ इंडिया वाले में तो कहीं देखा नहीं है सर। को समझिए, साउथ इंडिया में गेट गोपुरम कह दिया गया है। एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में भी बहुत से टेम्पल्स में गेट मिलेंगे, बट उनको गोपुरम नहीं कहा जाता। ये एक टर्म है जो साउथ इंडिया में प्रिवेलिंग है। जी जी समझ गया, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो लगता है किसी की और कोई क्वेरी नहीं है, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Thank you.